आप जॉब की तलाश में हैं और आपको जॉब ऑफ़र मिलता है। जॉब ऑफ़र आपको आपकी कंट्री से नहीं, आपकी कंट्री से बाहर से मिलता है। तो मैं समझ सकता हूँ आपको कितनी खुशी हो रही होगी कि आपके हाथ में जो जॉब ऑफ़र है वो बाहर की कंट्री से आपको मिला है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आप उस जॉब ऑफ़र की वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? आप कैसे ये असर्टेन करेंगे कि जो जॉब ऑफ़र आपको मिला है वो एक सही और जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिला है? इस बात की क्या गारंटी है? उसको आप कैसे चेक करेंगे? तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और एक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जो स्टडी है मेरे पास, मैं उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब आपको जॉब ऑफ़र बाहर से मिलता है। अगर आपका जॉब ऑफ़र आपकी कंट्री से है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उस जॉब ऑफ़र को वैलिडेट करने के लिए, उस जॉब ऑफ़र को चेक करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के बारे में एम्प्लॉयज़ का फीडबैक क्या है, कंपनी के बारे में लोग क्या कहते हैं, कंपनी के बारे में मार्केट में न्यूज़ क्या है। सो बहुत सारे पैरामीटर्स पर आप कंपनी की ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही जॉब ऑफ़र बाहर से कहीं से मिलता है, तब आपके माइंड में सवाल आता है कि आप क्या करें। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की, आज के इस वीडियो की, और मैं बताऊंगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से इनिशिएट होता है, किस तरीके से एजेंट्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कई बार कंपनी थर्ड पार्टी को भी इस हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करती है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो सडनली आपको एक कॉल आती है और आपको दूसरी साइड से जो रिक्रूटर्स है वो कहता है कि एक जॉब है, से लेट्स से इन अफ्रीका फॉर एग्जांपल, आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब? तो आप कहते हैं यस, व्हाई नॉट, यस आई एम इंटरेस्टेड। तो आपका एक टेलीफोनिक डिस्कशन होता है। मैं इस एग्जांपल में अपनी कंट्री इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आपका जो रिक्रूटर है वो आपको इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू मीन्स आपकी एक इनिशियल स्क्रीनिंग करता है, आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। वो सारी स्क्रीनिंग करने के बाद वो अपना फीडबैक, जो एक्चुअल कंपनी है उनको अपना फीडबैक शेयर कर देते हैं कि यस, एज पर मैंडेट गिवन बाय देम दे हैव शॉर्टलिस्टेड फ्यू कैंडिडेट्स, जिसमें कि आपका भी नाम होता है। कुछ दिनों के बाद आपका रिक्रूटमेंट एजेंट आपको बताता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपका कंपनी के ऑफिसर्स के साथ इंटरव्यू लाइनअप किया गया है। आपको इंटरव्यू किया जाता है, एक इंटरव्यू शेड्यूल, आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। आपका इंटरव्यू जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस लेवल के लिए आपका इंटरव्यू है। अगर मैं सीनियर लेवल की मैं बात करूं या मिडिल लेवल की बात करूं, तो ऑब्वियसली जो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट है वो आपका इंटरव्यू करेगी, जो सीनियर एचओडीज हैं वो आपका इंटरव्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने उस इंटरव्यू को भी क्रैक कर लिया, आपके एजेंट ने बताया, आपके रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट ने बताया कि यस, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस रोल, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो साथियों, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। एक जो प्रोसेस होता है और एक प्रोसेस होता नहीं है लेकिन उसको बताया जाता है कि यस, दिस इज द प्रोसेस एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो आपको केयरफुली उनको डिस्टिंग्विश करना है कि व्हाट इज द राइट थिंग। ओके, अब आपको रिक्रूटमेंट एजेंट ऑफर लेटर देता है जो कि उसके लेटर हेड के ऊपर होता है, और आपसे कहा जाता है कि यस, यू आर शॉर्टलिस्टेड, नाउ यू कैन रिजाइन फ्रॉम योर कंपनी एंड you can start serving the notice period and start preparing for the moving to the next country। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए।
क्योंकि आप दूसरी कंट्री में मूव होने वाले हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले आपको लेना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है आपके ऑफर लेटर के बेसिस पर। यानी कि वो ऑफर लेटर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि मिस्टर XYZ हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस रोल, फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस पोजीशन एंड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो आपको अप्लाई करना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, जो कि आपको लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और अप्लाई करना होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए। दूसरा वे आउट होता है कि आपको जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके थ्रू भी आप अप्लाई करके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, जब आप उसको सबमिट कर देते हैं, कुछ स्टेट्स में ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कुछ स्टेट्स में ये ऑफलाइन प्रोसेस है। तो आप लोकली चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है आपके लोकल लेवल पर। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, जैसे ही आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चली जाती है, जब आप फीस जो सर्टिफिकेट्स के लिए होती है जब आप पे कर देते हैं, प्रोसेस होने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर ऑफिसर है उनको मार्क होती है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके घर पर विजिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस से चेक करेंगे। सो पुलिस ऑफिसर आकर आपके वेयर अबाउट्स को चेक करेंगे, आप कब से रहते हैं, कितने दिनों से रहते हैं, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और अपने फीडबैक के साथ वो अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं। और अगर आपकी सारी चीज़ें स्मूथ हैं तो कुछ दिनों के बाद, रफली से 15 डेज और 20 डेज, इट डिपेंड्स, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरा स्टेप आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉय है, उसकी मेडिकल फिटनेस के ऊपर सर्टिफिकेट्स लेते हैं। तो स्पेसिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ में टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एक्सरे कराना है, एक्सरे के बाद डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो ये डिक्लेयर करता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ फिट एंड ही हैज़ नो टीबी एज सच डिसीज। यू हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑल्सो एंड एक्सरे ऑल्सो। नाउ थर्ड पॉइंट इज योर सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट्स को कौन वेरीफाई करेगा? जो पर्टिकुलर कंट्री है जहां पर आप जाने वाले हैं, उनकी जो लोकल एम्बेसी है आपकी लोकेशन पर, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करती है, यानी कि वो चेक करते हैं। तो इसके लिए जो एजेंट्स होते हैं वो काफ़ी इसमें अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। और जो रिक्रूटमेंट एजेंट हैं, क्योंकि वो ये सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है, तो वो जनरली गाइड कर देते हैं, या आप पता करेंगे तो बता देंगे कि सो एंड सो है, आप उनसे बात कर लीजिए। एंड आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमाज हैं, वो सारे आपको सर्टिफाई कराने होते हैं। आपके सर्टिफिकेट के बैक साइड में स्टैंपिंग होती है, एम्बेसीज की स्टैंपिंग होती है। नाउ नेक्स्ट इज आपका वीज़ा एंड एयर टिकट। सो जो अच्छे पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, आई मीन जो एक सीनियर लेवल पर अप्लाई करते हैं, कंपनीज उनको एयर टिकट्स प्रोवाइड करती हैं। अब सवाल आता है वीज़ा का। कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल्स होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के लिए आपको वीज़ा पहले से अप्लाई करना होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करूं, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आपको उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एयर टिकट्स लेके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने सारे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मूव करते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आप ये चेक करें कि आप किस लोकेशन पर जा रहे हैं, वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ के लोगों के बारे में आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप थॉरो स्टडी करें, किस तरीके के क्लॉथ्स आपको वहाँ पर लेके जाने हैं, क्या वेदर है, और डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
कि क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर रहना होगा वहाँ पर। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी बाउंडेशन में हैं, बट ऑब्वियसली आप एक दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं जॉब करने के लिए। तब आप का लोकलाइट नहीं कंसिडर किया जाता है, आपको कहा जाता है कि सी ही इज फ्रॉम इंडिया। देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज ए बॉम्बे, एज ए दिल्ली और एज ए चेन्नई और बेंगलोर, नथिंग। So be careful for that and never do any things which are not as per their local things. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे कि आपका कंट्री को आपकी कंट्री डिफेम होती है। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट। आपको टिकट्स मिल गई, एयर टिकट्स मिल गई, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडीली अवेलेबल है, आपका वीज़ा ऑन अराइवल है, आप यहाँ से बोर्ड करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर आपका वीज़ा ऑन अराइवल होता है कि पास रिटर्न टिकट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कंपनी से बात करें, आपका जो रिक्रूटमेंट एजेंट है उससे बात करें कि आपको रिटर्न टिकट्स भी करा के दें। वो क्योंकि आपको वापस नहीं आना है वो डिफरेंट इशू है, बट एयरलाइन एजेंसीज आपसे रिटर्न टिकट्स भी चेक करेंगी, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू to continue fly to that particular country. So आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हो गया, उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपको वीज़ा ऑन अराइवल होगा, टिकट्स आपके पास है, अभी आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में US डॉलर एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में लोकल करेंसीज भी चलती है। तो कोशिश करें कि आप जो मनी एक्सचेंजर होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, आप उनसे करेंसी इंडियन रुपीस देकर उनसे लोकल करेंसी या US डॉलर्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी लिक्विड कैश की। और एक बार आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, एक बार आप सेटल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कंपनी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है जब आप उस कंट्री में पहुँच जाते हैं। लेकिन उसमें पहुँचने से पहले आपका पिकअप के बारे में आप ज़रूर बात करें कि आपको कौन पिक करेगा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स। और जब आप लैंड करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के ऊपर, यहाँ पर आपकी होती है इमिग्रेशन चेक्स। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके देना होगा, जिससे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे आपके उस कंट्री में लैंड करने के रीजंस पूछेंगे कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको कहाँ जाना है, आप कितने दिन रहने वाले हैं। इन सब क्वेश्चंस के आपके पास क्लियर कट आंसर्स होने चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी इसमें इफ एंड बट लगाया तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सस्पेक्टेड वे में देखना चालू करते हैं। क्योंकि प्रोसेस बड़ा इजी है, वीज़ा ऑन अराइवल इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। यू पे द फीस एंड यू गेट द वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट, राइट। सो दिस इज़ ओवर। नाउ एज आई सेड कि आपको पिक करने वाला कौन है, आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। आप उसको बाहर मिलिए, वो आपको पिक करेगा और आपके डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा। नाउ यू हैव रीच्ड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दैट कंट्री। बाकी का प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, वो आपकी जो कंपनी है जहाँ पर आप ज्वाइन करने वाले हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। इंडक्शन प्रोसेस जैसे एज यूजुअल होता है हमारी कंट्री में, ऐसे इंडक्शन प्रोसेस वहाँ पर भी होता है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ उसी तरीके से प्रोसेस की जाती है। ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इसी तरीके से आपको इशू किए जाते हैं। ऑन बोर्डिंग होने के बाद, इंडक्शन प्रोसेस होने के बाद, यू आर ऑन द जॉब एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क। अब आप लोकल्स के साथ जब मिक्सअप होते हैं तब आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, किस चीज़ से कोई हर्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको सोचना है पहले, उसके बाद आपको बोलना है। लोकल्स को समझने की कोशिश करें, उनकी कल्चर को समझने की कोशिश करें। उनमें अगर आप मिक्स होते हैं तो उनकी जो इमोशंस हैं उनका रेस्पेक्ट करें, जो उनके थॉट्स हैं उनका रेस्पेक्ट करें। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप ये मत भूलें कि आप दूसरी कंट्री में हैं।
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको क्लियरली फॉलो करें। होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो डूज एंड डोंट्स क्या है, प्रोसेस क्या है। नाउ ये प्रोसेस हुआ कि जब आपको ऑफर मिला और आपने उसको किस तरीके से प्रोसेस कराया, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की। इसमें कोई डाउट्स अगर आपको हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। एक कैंडिडेट है जो मुझे फ़ोन करके कहता है, सर आई हैव गॉट दिस ऑफर लेटर, कैन यू टेल मी इज दिस द जेन्युइन लेटर। बड़ा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है। उस ऑफर लेटर को मैं किस तरीके से वैलिडेट कर सकता हूं, क्योंकि जिसको आप वैलिडेट नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं समझ सकते। सो मोस्ट ऑफ द एजेंट्स एंड द कंपनीज, आई डोंट नो, they issue fake offer letters. And why? What is the reason behind it? एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है यहां पर, अगर कोई भी एजेंट आपसे पैसे की डिमांड करता है, आप कोशिश करें उसको क्रॉस चेक करें। आपको जो ऑफर लेटर दिया गया है उसमें जो एड्रेस दिए गए हैं, जो लोगों के नाम दिए गए हैं, जो कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का नाम दिया गया है, कोशिश करें उनको क्रॉस चेक करने की। अगर कुछ लोग हैं जो आपके नॉन है उस कंट्री में, उनके थ्रू चेक कराएं। ईमेल्स वगैरह, अगर ईमेल्स वगैरह हैं तो उसके थ्रू क्रॉस चेक करें। लेकिन क्या गारंटी है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करने जा रहे हैं जिन लोगों ने फेक ऑफर लेटर्स आपको दिए हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि अगर कोई भी एजेंट्स आपसे पैसे की डिमांड करता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इशूइंग यू वीज़ा, योर अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, योर मेडिकल सर्टिफिकेट्स एंड अदर प्रोसेसेस, तो थोड़ा सा विजिलेंट रहें और केयरफुली हर स्टेप्स को एग्जामिन करें कि क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है। और आपके माइंड में कुछ भी ऐसे सवाल आते हैं तो ज़रूर 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 इसको क्रॉस चेक करें, किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करें इन सब चीज़ों पर। किसी को भी ऐसे ही पैसे ना दें। इनफैक्ट ऐसे क्या, किसी भी तरीके से आप पैसे ना दें, क्योंकि जो जेन्युइन ऑफर लेटर्स होते हैं उसमें कहीं पर भी पैसे की डिमांड नहीं होती है। बिकॉज यू हैव बीन सिलेक्टेड एज एन एम्प्लॉय एंड यू हैव टू डिलीवर सर्टेन टास्क, यू हैव टू डिलीवर योर ड्यूटीज एंड you will be paid for your job. Then why other people are demanding money from you? That's a question mark. So be careful. So guys, hopefully you have understood my point of view today on the foreign jobs opportunities and the precautions are expected from you. अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई वुड से थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड appreciating my videos and the contents which I publish. Thank you very much. Thank you very much for your time. Bye bye.